नमस्कार दोस्तों, स्किल टेक परिवार में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज का यह सेशन जैसे पहले हमने कंटिन्यू किया था कि साइंस का अलग से करवा रहे हैं और सोशल साइंस के जो सेगमेंट हैं उसको अलग से करवा रहे हैं, जो एमसीक्यू क्वेश्चन हैं। तो उसमें आज एक और वीडियो इस शामिल हो रहा है। आप सभी लोग अच्छे से हमारी बातों को सुनिएगा और जो मैं बोलता हूँ यहाँ पे उस पर आप सभी लोग ध्यान से चीज़ों को अप्लाई करिएगा वीडियो ख़त्म होने के बाद, क्योंकि ऐसे ही पढ़ के चीज़ों को तैयार किया जा सकता है। या फिर और भी बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन उनमें से एक या बेस्ट तरीका मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो यह वीडियो जो है ये एमपीटेट के जो बच्चे हैं, मेंस का जो एग्ज़ाम देंगे 9 सितंबर को होने वाला है, 9 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है, उनके लिए है। और साथ ही साथ यूपीटेट के बच्चे जो शिक्षक सेवा चयन आयोग बना है उससे जो वैकेंसी आएगी उनके लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। और साथ ही जो बिहार या स्टेट देने वाले हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा, अगर उनमें साइंस आता है तो। ठीक है ना। तो यहाँ आपको 30 प्रश्न लगभग आपको मिलेंगे। लगभग क्या 30 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं एमपीटेट मेंस में। और वहीं आप यूपीटेट में देखेंगे तो जूनियर में आपको लगभग मिल जाएंगे 60 प्रश्न, और वही प्राइमरी में देखेंगे तो आपको 10 प्रश्न मिलेंगे लगभग। इसलिए आप इस सेशंस का इम्पोर्टेंट आप समझ सकते हैं। जो भी बच्चे देख रहे हों, यदि कोई बच्चा तीनों एग्ज़ाम देना चाह रहा हो तो आप समझ सकते हैं 60, 10, 70, 30, 100 प्रश्न लगभग आपके इसी कंटिन्यू जो हम सेशन चला रहे हैं इससे आपको कवर होंगे। तो आप लोग अच्छे से ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। और इसमें विज्ञान के जो सेगमेंट हैं उसमें फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री और बायो के प्रश्न शामिल हैं, क्योंकि इन्हीं सेक्शन से प्रश्न की संख्या ज़्यादा रहती है एग्जाम में। हूबहू एकदम एग्जाम के लेवल का प्रश्न है। क्या पीवाईक्यू भी मैं करवा रहा हूँ और साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन इसमें ऐड कर देता हूँ जो एनसीईआरटी या एससीईआरटी की बुक्स में क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आप लोग विश्वास बना के इसको पढ़िए, आपको जरूर एग्जाम में इसका बेनिफिट मिलेगा। आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए आपका सेशन स्टार्ट करते हैं। अब बीच बीच में एक दो आसान न्यूमेरिकल भी आएंगे, उसके लिए आपको घबराना नहीं है, ध्यान से देखिएगा। और आर्ट के भी बच्चे अगर मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे तो एग्जाम हाल में अगर उनमें साइंस का प्रश्न आ रहा है तो भी वो कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला प्रश्न यहाँ दिया गया है, कौन ऑफ एक्सपीरियंस का मॉडल किसने दिया था? बर्टन, जेम्स स्किंडर, एडगर डेल, कार्टर वीगुड। इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा एडगर डेल महोदय ने दिया था। प्रश्नों को हम लोग तेजी से करेंगे क्योंकि लगभग यहाँ 44 प्रश्न हैं इस सेशन में। और हाँ, व्याख्या की टेंशन आप मत लीजिएगा, क्योंकि व्याख्या से बेहतर है कि चीज़ आपको जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से पढ़िए और उसमें जो बातें लिखी गई हैं उसको याद कर लीजिए और ऑप्शंस को याद कर लीजिए। इससे आपको बहुत सी चीज़ें डायरेक्ट याद हो जाएंगी और फिर एग्ज़ाम हॉल में आप बहुत अच्छे से ऑप्शन को चूज कर पाएंगे। ज़्यादा व्याख्या के चक्कर में पड़ेंगे तो वो थ्योरी की क्लासेस में ही क्लियर हो पाती हैं। इसमें कितनी व्याख्या हम करवा देंगे, 3-4 फैक्ट, वो आपको याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, कोई ज़रूरी थोड़ी ना है। तो जो जैसे है जहाँ पे चीज़ें उस चीज़ को वैसे वहाँ पे पढ़ना चाहिए। जब एमसीक्यू कर रहे हैं तो एमसीक्यू के तरीके से पढ़िए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, MgNO3 का होल ट्वाइस दूसरा ऑप्शन दिया गया है, MgCl2 तीसरा ऑप्शन दिया गया है, Na2CO3 चौथा ऑप्शन दिया गया है। इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा MgCl2। मैग्नीशियम का क्लोराइड जो होता है जल की अस्थायी कठोरता का कारण होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप कोलाइड के किस गुण के आधार पर स्थापित किया गया है? ब्राउनियन गति, टिंडल प्रभाव, वैद्युत कण संचलन, स्कंदन। तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप कोलाइड के किस गुण के आधार पर स्थापित किया गया है? तो टिंडल प्रभाव
का जो गुण है उसी पे अल्ट्रा माइक्रोस्कोप कोलाइड को स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, जल वाष्प के द्रव में परिवर्तन की प्रक्रिया कहलाती है। ऊर्ध्वपातन, संघनन, गलन, संलयन। इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा संघनन। मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, आपको चीजें क्लियर होते चले जाएंगे। और प्रश्न को भी पढ़ना बहुत जरूरी होता है अच्छे से, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगर आप प्रश्न को समझ ले गए तो आपका 50% ऑप्शन वैसे ही समझिए टिक हो जाएगा आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, यह कंपन के आयाम को इसके प्रारंभिक मूल्य के 3 गुना तक बढ़ा दिया जाता है तो ध्वनि की प्रबलता होगी। तो ध्वनि की प्रबलता पूछ रहा है, आयाम तो 2 गुना हो जाएगी, अपने वास्तविक मान का 6 गुना हो जाएगी, दूसरा ऑप्शन दिया गया है। अपने वास्तविक मान का 3 गुना हो जाएगी, तीसरा ऑप्शन देगा अपने वास्तविक मान का 9 गुना हो जाएगी। तो जो प्रबलता होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आयाम के होल के ऊपर। आप लोग इस फार्मूले को याद रखेंगे तो आप इसको समझ पाएंगे। इस हिसाब से जैसे प्रबलता कितनी होगी पूछ रहा है, इसको क्वेश्चन मार्क के एक्स लिख दीजिए, आयाम 3 एम्पलीट्यूड कर दिया गया है, इसका वर्क करेंगे तो 9 ए हो जाएगा। तो कितना हो गया इसमें 3 गुना बढ़ाया जा रहा है ना, पहले मान लो 1 था, अब यहाँ 3 हो गया तो 9 ही तो हुआ, तो 9 गुना बढ़ गया, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, एक विद्युत सेल में ऊर्जा को इस रूप में संग्रहित किया जाता है। आवेशों के रूप में संग्रहित किया जाता है, विद्युत सेल पूछ रहा है, वैद्युत सेल में उष्मा के रूप में संग्रहित किया जाता है ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित किया जाता है, या परमाणु ऊर्जा के रूप में संग्रहित किया जाता है। तो परमाणु ऊर्जा आपका होगा नहीं क्योंकि बहुत तगड़ी एनर्जी होती है। यहाँ रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ दिया गया है, एकमात्र ऊष्मा स्थानांतरण का तरीका है जिसमें सामग्री माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। सम्मोहन, ऊष्मा पंपिंग, चालन, विकिरण। यदि आप थ्योरी आपके अच्छे से क्लियर है तो आप इसको बहुत आसानी से कर पाएंगे अगर चालन, सम्मोहन और विकिरण के बारे में आपको पता है। ऊष्मा पंपिंग पे यहाँ फर्जी कर दे दिया गया, कोई मतलब नहीं है यहाँ पे रखने का, बट ये तीनों ऑप्शन ठीक दिए गए हैं। अब इसमें से आपको छांटना है तो यहाँ विकिरण जो होगा इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यदि आपको पता होगा तो आप अच्छे से कर पाएंगे। चालन के माध्यम से और सम्मोहन के माध्यम से भी ऊष्मा का संचालन होता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ दिया गया है, निम्नलिखित में से क्या ध्वनि से संबंधित नहीं है। आवृत्ति, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, तीसरा ऑप्शन दिया गया है। मायोपिया चौथा ऑप्शन दिया गया है। निकट दृष्टि दोष। तो इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा ध्वनि से संबंधित नहीं है। तो लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन आवृत्ति है, मायोपिया आंख की एक बीमारी है, इसलिए इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर 4। इतने दिन से क्लासेस आपको नहीं मिल पा रही थी, उसके लिए मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ। चूँकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए क्लासेस नहीं हो पा रही थी। अभी भी मेरी आवाज़ में उतनी अच्छे से टोन सेट नहीं हो पा रहा होगा, वो बस तबीयत की वजह से ही ऐसा। बट आपको अब क्लासेज हर दूसरे तीसरे दिन आपको मिलती रहेंगी, इसलिए आप सभी लोग चैनल से जुड़े रहें और अपनी पढ़ाई थ्योरी को मजबूत करते रहें। प्रैक्टिस तो मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ क्वेश्चंस, और अच्छे क्वेश्चन हैं, छांट के ला रहा हूँ, ऐसा नहीं कुछ भी उठा के बता दूंगा, नहीं, एकदम लेवल के आयोग के लो फ्रीक्वेंसी को मैच करेंगे ये सब क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई को के पदों में व्यक्त किया जाता है। यहाँ भरने के लिए दिया गया, न्यूटन मीटर में व्यक्त किया जाता है, किलोवाट घंटे में व्यक्त किया जाता है, कि जूल में व्यक्त किया जाता है, या किलोवाट घंटे में व्यक्त किया जाता है। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई को के पदों में व्यक्त किया जाता है तो किलोवाट घंटे में व्यक्त किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, उस कथन का चयन करें जो सत्य नहीं है।
जो सत्य नहीं है उस कथन का चयन करें। ध्वनि वायु की अपेक्षा धातु में तेजी से यात्रा करती है। निर्वात के माध्यम से ध्वनि आसानी से प्रसारित की जा सकती है। ध्वनि कंपन हवा स्तंभ द्वारा उत्पादित किया जा सकता है। किसी भी माध्यम से ध्वनि आसानी से प्रसारित की जा सकती है। तो सत्य नहीं है उसको पूछ रहा है यहाँ पे। तो निर्वात के माध्यम से ध्वनि आसानी से प्रसारित की जाती है, तो निर्वात से नहीं की जा सकती है आसानी से प्रसारित, क्योंकि ध्वनि को प्रसारित होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से क्या एक जीव प्रोटीन नहीं है? इसमें से जीव प्रोटीन कौन सा नहीं है, वही पूछा जा रहा है। ऊन भेड़ से प्राप्त किया जाता है। रेशम एक कैटरपिलर होता है उससे प्राप्त किया जाता है। दूध में भी प्रोटीन पाया जाता है जो कि जीव से प्राप्त किया जाता है। दाल दाल जो है किसी जीव से नहीं मिलता बल्कि पौधे से प्राप्त किया जाता है। कितना आसान प्रश्न है, बट जल्दबाजी करेंगे तो आप इसको गलत भी मार सकते हैं। अगर आप यहाँ पे नहीं देखें तो इन तीनों में से कोई एक मार के आगे बढ़ जाएंगे, फिर आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ दिया गया है, निम्नलिखित में से किसमें प्रत्यावर्ती धारा का प्रयोग नहीं किया जा सकता? ट्रांसफार्मर, विद्युत हीटर, विद्युत गीजर, विद्युत लेपन। प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी करंट के बारे में पूछ रहा है। प्रयोग नहीं किया जाता, तो ट्रांसफार्मर में किया जाता है, विद्युत हीटर में भी किया जाता है, विद्युत गीजर में भी किया जाता है, तो विद्युत लेपन में नहीं किया जाता। इसमें डीसी करंट का उपयोग किया जाता है, आप लोग याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थिति में साधारण नमक पानी में सबसे सरलता से विलयित हो जाता है? 0 सेल्सियस पर 10 ग्राम बर्फ, पहला ऑप्शन दिया गया है। 90 सेल्सियस पर 10 मिलीलीटर जल, दूसरा ऑप्शन दिया गया है। सामान्य तापमान पर 10 मिलीलीटर जल, तीसरा ऑप्शन दिया गया है। बर्फीले ठंडे जल का 10 मिलीलीटर, चौथा ऑप्शन दिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा 90 सेल्सियस पर 10 मिलीलीटर जल। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आप सभी लोग अच्छे से मेरी बात को सुनिएगा, दिमाग में आपकी चीज़ें सेट होती चली जाएंगी, इस चीज़ को आप विश्वास रखिए। और नहीं तो आपको अगर खुद से चीज़ों को करना है तो मेरे टिक करने से पहले वीडियो को पॉज कीजिए, प्रश्न पढ़िए, उसके बाद उसका आंसर अपनी कॉपी में लिख लीजिए, फिर मैं जो बताता हूँ उसको मैच करवाइए। इससे भी आपकी चीज़ें बहुत अच्छे से तैयार होंगी, क्योंकि जितना आप इन्वॉल्व रहेंगे चीज़ों को करने में या समझने में उतना ही आप कर पाएंगे। नहीं तो फिर किसी एक तरीके से चीज़ें तैयार नहीं हो पाती। आप सोचे सिर्फ थ्योरी पढ़ लूँगा तैयार हो जाएगा, तो नहीं हो पाएगा। उन बलों के युग्म का चयन करें जो असंपर्क नॉन कॉन्टैक्ट बल हैं। चुंबकीय बल और स्थिर वैद्युत बल, पेशी बल और चुंबकीय बल, पेशी बल और घर्षण बल, स्थिर वैद्युत बल और घर्षण बल। तो नॉन कॉन्टैक्ट असंपर्क बल यहाँ पूछा जा रहा है, तो असंपर्क बल में जो होगा चुंबकीय बल और स्थिर वैद्युत बल होंगे, क्योंकि पेशी बल यहाँ दिया गया है, संपर्क बल यहाँ भी दिया गया है, और घर्षण बल भी संपर्क बल होते हैं, यही असंपर्क बल होंगे, तो यही इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए की वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है इसमें, नीचे दिए गए पदार्थों में से कौन सा पदार्थ ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी नहीं है? कौन सा उत्तरदायी नहीं है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड उत्तरदायी होता है, अमोनिया, विषैला एरोसॉल और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC से होते हैं। तो अमोनिया जो यहाँ पर है ये ओजोन परत के अपक्षय के लिए जिम्मेदार नहीं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित में से क्या फसल आवर्तन का मुख्य लाभ नहीं है? फसल आवर्तन का मुख्य लाभ नहीं है, उर्वरकों का अतिरिक्त उपयोग, मृदा उत्पादकता का संरक्षण, खरपतवार नियंत्रण, उपज में वृद्धि। तो मुख्य लाभ नहीं, यहाँ मुख्य लाभ पूछा और नहीं पूछा है, इस चीज पर आप ध्यान रखेंगे। तो उर्वरकों का अतिरिक्त उपयोग इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी सतह उष्मा विकिरण के संपर्क में आने पर कम से कम उष्मा ऊर्जा को
अवशोषित करती है? कम से कम पूछ रहा है। सफ़ेद पेंट से लेपित सतह, लाल पेंट से लेपित सतह, काले पेंट से लेपित सतह, गहरे हरे पेंट से लेपित सतह। तो यहाँ जो सफ़ेद पेंट से लेपित सतह होगी यह ऊष्मा को कम से कम अवशोषित करेगी। इसीलिए देखिए आपको बर्तनों के जो आजकल मॉडर्न होने के बर्तन आ रहे हैं उसकी जो पेंदे होते हैं या उसका जो लोअर पार्ट होता है उसको ब्लैक कर दिया जाता है ताकि वो ऊष्मा को अधिक से अधिक अवशोषित करे। यहाँ कम ऊष्मा को अवशोषित करने की बात बोल रहा है। सफ़ेद पेंट करेंगे तो ऊष्मा परावर्तित ज़्यादा होती है सफ़ेद पेंट से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आशा करते हैं आप सभी लोग समझ पाएंगे। अगर यहाँ अधिक लिख देता तो यहाँ फिर काला पेंट वाला ऑप्शन यहाँ पे सही करना पड़ता। आशा करते हैं आप सभी लोग समझ पाए होंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी सतह ऊष्मा विकिरण के संपर्क में आने से कम ऊष्मा ऊर्जा अवशोषित करेगी? अच्छा ये रिपीट हो गया है, इसमें तो आपको अभी मैंने करवाया। ऑप्शन नंबर पहला सही है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वर्षा ऋतु में वर्षा का जल मृदा के विभिन्न परतों से गुजरते हुए पृथ्वी की गहराई में चला जाता है। मृदा में वर्षा जल के अवश्रवण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया नहीं घटित होती है? निस्पंदन की प्रक्रिया नहीं घटित होती है, अवसादन की प्रक्रिया नहीं घटित होती है, आसवन की प्रक्रिया घटित नहीं होती है, निस्तारण की प्रक्रिया घटित नहीं होती है। निस्तारण, अवसादन, निस्पंदन, ये तीनों प्रक्रियाएं घटित होती हैं। इसमें जो आसवन दिया गया है, खांसी आ रही है उसके लिए सॉरी। आसवन की जो प्रक्रिया है यह इसमें घटित नहीं होती है, क्योंकि आसवन जो होता है जैसे भूसे से दान निकालना, ये आसवन विधि से होता है, या उसको ओसाया जाता है या उसको पचना जाता है। ये सब आसवन विधि से ही अलग किए जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधातुओं के गलत भौतिक गुण का चयन कीजिए। तो अधातुओं के गलत भौतिक गुण का चयन यहाँ करना है। सामान्यतः इसका घनत्व कम होता है, ये ध्वनिक नहीं होते हैं, ये भंगुर प्रकृति के होते हैं, इनमें उच्च तनन क्षमता होती है। भंगुर प्रकृति तो ठीक है, ये ध्वनिक नहीं होते हैं। भौतिक गुण गलत, सामान्य इनका घनत्व कम होता है, ये बात ठीक है। घनत्व तो कम होता है, ठीक है। भंगुर प्रकृति ये भी ठीक है। इसमें उच्च तनन क्षमता होती है। तनन क्षमता, ये ध्वनिक नहीं होती, यह भी ठीक बात है। इसमें ध्वनि कहाँ निकलता है, तो उच्च चलन क्षमता होती है, गलत बात है। तो निगेटिव पूछा है, गलत भौतिक गुण, तो गलत भौतिक गुण तो यही है, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 4 नंबर सही होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हाँ, यहाँ पे जैसे आपको अधातुओं के भौतिक गुण और धातुओं के गुण के बारे में पता रहेगा तो आप कर पाएंगे, क्योंकि दोनों को मिक्सअप यहाँ दिया गया है। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक घटना की सटीक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती? कितना प्यारा क्वेश्चन। कंफ्यूजन में बहुत लोग इसमें को गलत करके आएंगे। पहला ऑप्शन बिजली दिया गया है, दूसरा ऑप्शन आंधी तूफान दिया गया है, तीसरा ऑप्शन भूकंप दिया गया है, चौथा ऑप्शन चक्रवात दिया गया है। तो प्राकृतिक घटना की सटीक भविष्यवाणी किसकी नहीं की जा सकती है? तो सटीक भविष्यवाणी भूकंप की नहीं की जा सकती है। आप लोग इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। अर्थक्वेक की सटीक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। हाँ, जब आ जाता है भूकंप उसके बाद उसको रीड किया जाता है रिक्टर स्केल पर या किसी और पर, बट उसको आने की जानकारी किसी को नहीं होती है, कैसे आएगा, कब आएगा, कहाँ आएगा, तो कितना तीव्र आएगा। तो क्या बिजली की भी जानकारी लोग कर लेते हैं, हमारे मौसम वैज्ञानिक लोग आंधी तूफान भी बता देते हैं और चक्रवात भी बता देते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, मिश्रित मत्स्य पालन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सबसे उपयुक्त है? मध्य जोन फीडर एवं बॉटम फीडर, केवल सतह फीडर, सतह फीडर, मध्य जोन फीडर एवं बॉटम फीडर, सतह फीडर एवं बॉटम फीडर। तो कौन सा संयोजन सबसे उपयुक्त है? तो सतह फीडर, मध्य जोन फीडर एवं बॉटम फीडर यह सबसे अच्छा है।
मत्स्य पालन के लिए, मिश्रित मत्स्य पालन के लिए। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से आइसोटोन का समुच्चय की पहचान कीजिए। तो आइसोटोन का सही पहचान यहाँ पर करना है। तो यहाँ 7 नाइट्रोजन 15 दिया गया है एंड 6 ऑक्सीजन 8 ऑक्सीजन 16 दिया गया है। पहला ऑप्शन। 8 ऑक्सीजन 16 दिया गया है, 8 ऑक्सीजन 18 दिया गया है, 20 कैल्शियम 40 दिया गया है, 19 पोटेशियम 40 दिया गया है, 18 आर्गन 40 दिया गया है, 19 पोटेशियम 40 दिया गया है। तो इसमें आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि जब इसका हम डिफरेंस लेंगे तो काफ़ी कितना डिफरेंट आ रहा है। जैसे 10 में से 9 गए, यूनिट डिजिट चेक करिए, 10 में से 8 गए 2, यहाँ 10 में से 1 आ रहा है, तो डिफरेंट आएगा क्योंकि आइसोटोन मतलब होता है सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक। तो जो सम न्यूट्रॉनिक होता है वो घटा के निकाला जाता है, जो यहाँ पे वैल्यू दी होती है। तो 15 में से 7 गए, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 16 में से 8 गए 8 हो जाएगा। इसलिए यह प्रश्न पहला ऑप्शन यहाँ सही बनेगा और किसी में बनेगा ही नहीं, घटा के देख लीजिएगा आप सभी लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, खनिज तेल क्या है? ग्लाइकोलिपिड का एक मिश्रण है, हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण है, दूसरा ऑप्शन दिया गया। लिपिडों और खनिजों का एक मिश्रण है, तीसरा ऑप्शन दिया गया। पानी और तेल का एक मिश्रण है। तो खनिज तेल इसमें से क्या है? खनिज तेल जो होता है हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ दिया गया है, निम्नलिखित में से विद्युत शक्ति के लिए सही संबंध का चयन करें। सही संबंध का चयन करना है तो P बराबर V अपान आर स्क्वायर दिया गया है, P बराबर V स्क्वायर अपान आर दूसरा ऑप्शन दिया गया है, P बराबर I अपान आर स्क्वायर तीसरा ऑप्शन दिया गया है, P बराबर I स्क्वायर आर चौथा ऑप्शन दिया गया है। तो विद्युत शक्ति P बराबर होता है V इंटू में I, ठीक है ना, V इंटू आई होता है। और यहाँ पे जो I बराबर होता है V अपान आर, क्योंकि प्रतिरोध का एक मात्रक हम लोग पढ़े हैं V बराबर I इंटू आर से, तो वहाँ से हम इसको निकाले हैं पक्षांतर करके, ठीक है ना, क्योंकि I को आप यहीं रहने देंगे, R को इधर लाएंगे तो ये अपान आर बन जाएगा। अब इसी को हम इस स्थान पर रख देंगे I के स्थान, तो P बराबर V गुणे V अपान आर, यहाँ हो गया V स्क्वायर अपान आर। अब जहाँ P बराबर V स्क्वायर अपान आर दिया गया वही आपका सही ऑप्शन बनेगा। कहाँ दिएगा? ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। 2 फार्मूले आपको पता है तो आप बड़े आसानी से इसको संबंध को रिलेट कर पाएंगे, बहुत टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, जिसको नहीं समझ में आया होगा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जरूरी नहीं है कि हर रकम न्यूमेरिकल आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि पहले माध्यम में आपतन कोण दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण के समान है, दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण के समान है तो माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा। तो यहाँ दिया गया है 1.33, 1.1, 1.0, 1.5। तो जब आपतन कोण और दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण समान हो गए तो जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है वह हमेशा होता है इसमें 1 ही होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। याद करने वाले विषय है, आप लोग याद रखिएगा। लंबाई मापन के लिए SI मात्रक है, तो लंबाई मापन की SI मात्रक जो होती है मिलीमीटर में मापी जाती है या किलोमीटर में मापी जाती है या सेंटीमीटर में मापी जाती है, मीटर में मापी जाती है। तो लंबाई को मीटर में ही मापा जाता है SI मात्रक। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ दिया गया है, निम्नलिखित में से अनुचित वक्तव्य का चयन कीजिए। तो अनुचित वक्तव्य यहाँ क्या दिया गया है? पोटेशियम को हमेशा पानी में संग्रहित किया जाता है, पोटेशियम एक चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, ठीक बात है। अनुचित यानी गलत को हमें छांटना। हाइड्रोजन गैस का उत्पादन करने के लिए पोटेशियम तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक बात। ऑक्सीजन में जलाए जाने पर पोटेशियम का ऑक्साइड बनता है, यह भी ठीक बात है। तो पोटेशियम को हमेशा पानी में संग्रहित किया जाता है, यह गलत बात।
इसलिए इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर 1। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में दिया गया है निम्न के बीच एक गंधी सूचक है। एक गंधी सूचक फिनाल्फ्थेलिन, साबुन, लौंग, हल्दी। एक गंधी सूचक, तो गंधी सूचक में लौंग आता है, आप लोग याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन द्वारा अवशोषित विकिरण है पराबैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें, गामा किरणें, एक्स किरणें। तो ओजोन द्वारा कौन सा किरण अवशोषित किया जाता है? तो पराबैंगनी किरण किया जाता है। ऑप्शन नंबर पहला है इसमें सही बनेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित व्यक्ति के लिए वस्तु का प्रतिबिंब पर बनता है। किस पर बनता है? काले स्थान दिया गया उसी में बताना है। रेटिना के पीछे बनता है क्या? पहला ऑप्शन दिया गया। रेटिना के सामने बनता है क्या? दूसरा ऑप्शन दिया गया। रेटिना पर बनता है क्या? तीसरा ऑप्शन दिया गया। नेत्र लेंस पर बनता है क्या? चौथा ऑप्शन दिया गया। तो हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित व्यक्ति के लिए वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? रेटिना के पीछे बनेगा। जो भी व्यक्ति हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित होगा वह रेटिना के पीछे बनेगा। रेटिना है तो यहाँ पे आपको बनेगा, या फिर रेटिना आपका होगा आइरिस कुछ इस दूरी पर बनेगा, इससे तो दिखाई नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है नीचे वाले जीवों में से कौन सा जीव शाकाहारी है? शाकाहारी जीव हमें यहाँ ढूंढना है। तो शार्क पहला ऑप्शन दिया गया है, मोर दूसरा ऑप्शन दिया गया है, मेंढक तीसरा ऑप्शन दिया गया है, चूहा चौथा ऑप्शन दिया गया। तो शाकाहारी जीव आपको जल्दबाजी नहीं करना है, बहुत आसान प्रश्न। बहुत से लोग इसमें शार्क भी मार देंगे, बट शार्क यहाँ पर राइट ऑप्शन नहीं बनेगा। यहाँ पर चूहा होगा, क्योंकि चूहे को आप कभी देखे हैं कि ऐसा कुछ खाता हो जो मांसाहारी की श्रेणी में आए? नहीं खाता है। शार्क जो होती हैं छोटी मछलियों को खा लेती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ दिया गया है खरीफ फसलों की अवधि क्या है? जून से अक्टूबर, मार्च से सितंबर, अक्टूबर से मार्च, नवंबर से अप्रैल। तो खरीफ फसलों की अवधि पूछ रहा है, तो जून से अक्टूबर, यही पहला ऑप्शन ठीक है। खरीफ फसल में रबी में जो आते हैं, रबी की फसल अब कटने वाली है, जैसे गेहूं हो गया। आप एक एक फसल का नाम याद रखेंगे तो जब भी महीने पूछेगा कुछ भी पूछेगा आप जान जाएंगे। खरीफ, खरीफ की फसल में धान गेहूं ऐसा आते हैं, धान आते हैं, धान मुक्त आते हैं, या फिर वो मक्का आते हैं। अब उसके बाद जायद की फसल में जायद, जायद में आप रखेंगे तरबूज। ये ज़्यादा बीज वाले जो फसल होते हैं, आप इसको ऐसे याद रखो ना, ज़्यादा बीज वाले फसल, ट्रिक से, ज़्यादा बीज वाले फसल। इसमें तरबूज में ज़्यादा बीज होते हैं, खीरा, ककड़ी, या फिर ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। बहुत आपको हम आसान तरीके से याद करवाए हैं, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया मछलियाँ जल में रहती हैं, यह उनका प्राकृतिक है। उपरोक्त जैविक शब्द का प्रयोग कीजिए। घर, आवास, वातावरण, रहने का स्थान। मछलियाँ में जल में रहती हैं, यह उनका प्राकृतिक आवास है। आवास यहाँ से होगा, घर कोई मतलब नहीं, वातावरण भी कोई मतलब नहीं, रहने का स्थान भी कोई मतलब नहीं। जैविक शब्द में यही सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है गर्म वायु का विस्तार और शीतलन निम्न में से किसका परिमाप है? गर्म वायु का विस्तार और शीतलन संघनन का होता है, वाष्पीकरण का होता है, ओलावृष्टि का होता है, या वर्षण का होता है। गर्म वायु का विस्तार और शीतलन या संघनन की प्रक्रिया होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है ग्लूकोज की ड्रिप आमतौर पर शारीरिक रूप से कमजोर रोगी को दी जाती है क्योंकि रोगी पर्याप्त जल नहीं पी रहा होता है, इसमें निर्जलीकरण को रोका जा सकता है, या सरलता से ऊर्जा के लिए अवशोषित हो जाता है, रोगी इसे संतुलित आहार पाता है, या सरलता से ऊर्जा के लिए अवशोषित हो जाता है। इस प्रश्न का राइट जवाब यही बनेगा। आपको यह भी ऑप्शन नहीं टिक करना है, निर्जलीकरण को भी नहीं रोका जा सकता,
ये सब आपको सही लगेंगे, लेकिन जो पूछना चाह रहा है इस प्रश्न में वह यही सही है। आहार से कोई मतलब है ही नहीं, बट इसमें आप फंस सकते हैं। आपको फंसना नहीं है, आपको ऊर्जा से संबंधित चीज़ों को ही टिक करना। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में दिया गया है, जब गोली वायु के लक्ष्य की ओर चलती है तो उस पर लगने वाला बल होता है। बंदूक के कारण बल होता है, केवल गुरुत्वाकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल और घर्षण बल होता है, केवल घर्षण बल होता है। जब गोली वायु में लक्ष्य की ओर चलती है तो उस पर लगने वाला बल होता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल और घर्षण बल दोनों कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा इस प्रश्न में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, एक कार्बनिक अम्ल नहीं है। तो कार्बनिक अम्ल कौन सा नहीं है? ऑक्जेलिक अम्ल, एस्टिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल। तो कार्बनिक अम्ल एक कार्बनिक अम्ल नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 फॉर्मिक अम्ल एक कार्बनिक अम्ल होता है, एस्टिक अम्ल भी कार्बनिक अम्ल होता है, ऑक्जेलिक अम्ल भी कार्बनिक अम्ल होता है। कितना देखिए घुमाया है प्रश्न। कार्बनिक अम्ल एक कार्बनिक अम्ल नहीं होता। गजब की बात। मांस उत्पादन के लिए विशेष रूप से पाला गया गृह कुक्कुट संबंधी पालतू कुक्कुट नस्ल है। यह प्रश्न आपको कहीं नहीं मिलेगा, बट आपको एनसीईआरटी की बुक में मिलेगा। इसलिए एनसीईआरटी की बुक पढ़े हैं तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। रोड आइलैंड, टर्की, ब्रायलर, बत्तख। इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा ब्रायलर। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रणोद एक सतह पर समान रूप से कार्य करने वाला बल है। दाब क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती है। जैसे जैसे प्रणोद बढ़ता है दाब कम हो जाता है। दाब आरोपित बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कौन सा कथन सत्य कथन हमें ढूंढना है? दाब क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। पी बराबर यह अफान है। क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती नहीं, व्युत्क्रमानुपाती होता है। पी प्रोपोर्शनल 1/n। ये व्युत्क्रमानुपात का सिंबल है, क्योंकि वो बटे में हो गया है, तो एक गलत हो गया। जैसे जैसे प्रणोद बढ़ता है दाब कम हो जाता है, गलत बात है। दाब भी अधिक हो जाएगा। दाब आरोपित बल दाब आरोपित बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपात नहीं समानुपात में होता है। यहाँ से देखिए पी प्रोपोर्शनल एफ। इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा प्रणोद एक सतह पर समान रूप से कार्य करने वाला बल है। प्रणोद प्रणोद भी एक बल ही है, बस उसका नाम रखा गया और दाब में ही काम किया जाता है। जैसे आप किसी गुब्बारे में भरिए पानी, यहाँ हल्का से प्रेशर लगाएंगे ना, तो चारों दिशाओं में प्रेशर समान रूप से लगता है, इसी को प्रणोद बोला जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह एक न्यूमेरिकल है। इस प्रश्न में पहले पढ़ते हैं ध्यान से। एक वस्तु एक वृत्तीय पथ पर 30 सेकंड में, वृत्तीय पथ है कोई, वस्तु इस पर गति कर रही है, 30 सेकंड में टाइम ले रही है, 30 सेकंड, और 120 परिक्रमाओं को पूरा करती है। 120 बार 30 सेकंड में घूम जाती है सन 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 से। इसकी आवृत्ति और इसके आवर्तकाल से अनुपात पूछ रहा है। आवृत्ति को यन से, आवर्तकाल को टी से पकड़ना है। यन बराबर 1/t और टी बराबर 1/n होता है, आप याद रखेंगे। इसी फार्मूले का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 20 सेकंड और 120 परिक्रमण करता है, तो 120 परिक्रमण कर रहा है 30 सेकंड में, तो कितना घूमा? तो 4 हर्ट्ज यहाँ पे घूमा, ठीक है ना। तो यन हमें इसके आवृत्ति और आवर्तकाल में अनुपात पूछा है, तो यहाँ पे यन बराबर 1/4 हो जाएगा और टी बराबर 1/n होता है। आवृत्ति और आवर्तकाल ने पूछा है। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ चक्रों की संख्या n बराबर आ गया, ठीक। तो अब इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब देखो
तो एन अपान टी अगर रखेंगे तो 1/t यानी तो टी यानी 1/4 और इसको ऊपर ले जाएंगे ये अभी 1/, या ये बन जाएगा, नहीं रुकिए आप इसमें देखिए आवृत्ति और इसके आवर्तकाल से अनुपात, 1/4 हो गया इसका टी। ठीक, तो एन बराबर अगर रखेंगे 1/4, तो सीधे 4 बन जाएगा। ठीक, और उसी पे अगर आप टी को रखेंगे तो 1/4 यहाँ हो जाएगा, तो इसी को पलट के ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 4×4/1, तो 16/1 बन जाएगा। आशा करते हैं आप सभी लोग समझ पाए होंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया के लिए साम्य संतुलन के परिणाम में बदल देगा? नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, अमोनिया बनाया गया। इस रिएक्शन को जब आप पढ़ते होंगे बुक्स में या फिर प्रयोगशाला में आप लोग किए होंगे, तो बारीक चूर्ण लोहे के उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता था, या फिर नाइट्रोजन गैस के दबाव में कमी किया जाता है, अपक्रिया के तापमान में वृद्धि किया जाता था, या अभिकर्मक की सांद्रता बढ़ाया जाता था। तो उस टाइम पर आप लोग देखेंगे अपक्रिया के तापमान में वृद्धि कर दिया जाता था, इससे अमोनिया गैस बन जाती थी। यही इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा, ऑप्शन नंबर 3, अपक्रिया के तापमान में वृद्धि। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ दिया गया है, एक बस 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, इसकी गति को मीटर पर सेकंड में परिवर्तित कीजिए। तो 72 किलोमीटर प्रति सेकंड, देखिए इसमें ये आपका स्पीड दिया गया है। ठीक, स्पीड दिया गया है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है। जैसे जब हमें किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होता है, तो हमें किलोमीटर प्रति घंटे में 5/18 से गुणा कर दिया जाता है। आप लोग याद रखेंगे इस चीज़ को, क्योंकि देखिए किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड छोटी वैल्यू आएगी, तो छोटी वैल्यू के लिए हमें 5/18 है, जो 5 है ऊपर गुणा करना है। अगर हमें मीटर प्रति सेकंड दिया गया हो, इसको हमें किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, तो हमें फिर मीटर पर सेकंड में 18/5 से गुणा करना पड़ता है, क्योंकि हमें बड़ी वैल्यू लाना है। किलोमीटर बड़ी वैल्यू है तो 18 से गुणा करेंगे, क्योंकि भूलता है कि 18/5 से गुणा करना है कि 5/18 से गुणा करना है। तो आप यहीं से इसको डिसाइड कर पाएंगे। आशा करते हैं आप सभी लोग समझ पाए होंगे। देखिए 72 किलोमीटर प्रति घंटे दिया गया है, तो हम किलोमीटर प्रति घंटे के स्थान पर क्या लिखेंगे, इसमें हम 5/18 से गुणा कर देंगे तो मीटर पर सेकंड बन जाएगा। तो इसको हम हटा के यहाँ पे गुणे 5/18 करके मीटर पर सेकंड बना ले रहे हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 18×4 = 72, 4×5 = 20 मीटर प्रति सेकंड बना। तो आप सभी लोग देखिए यहाँ पर प्रश्न आपका चौथा ऑप्शन सही दिया गया है, 20 मीटर पर सेकंड बनेगा। तो दोस्तों आप सभी लोग आशा करते हैं कि चीज़ों को समझ पाए होंगे, और यह आज का यहाँ पे लास्ट प्रश्न था। ऐसे ही दमदार और अच्छे प्रश्नों के साथ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। और हाँ, इस चैनल पर आपको मैथ्स की भी क्लासेज मिल रही हैं। जिन भी बच्चों को मैथ्स पढ़ना है अर्थमेटिक अच्छे से, वो चैनल से जुड़े रहेंगे और जो वीडियो पढ़ता है उसको ध्यान से देखेंगे, क्योंकि जितने आसानी से करवाया जा रहा है इस चैनल पर, आपको अन्य जगह उतना स्लो प्रोसेस से नहीं मिलेगा चीज़ों को समझा कर। हाँ, हो सकता है क्वेश्चन पढ़ाने का तरीका अलग हो उन लोगों का, लेकिन यहाँ पे आपको चीज़ें एकदम क्लास की तरह ही मिलती हैं, जैसे क्लास में चीज़ टीचर बताते हैं। तो सूर्यवंश सर बहुत अच्छे से आप सभी लोगों को
करवा रहे हैं मैथ्स का, और इसमें आपको यूपी जो एमपी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए, और साथ ही साथ जो यूपी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी, और एस टेट जो होने वाला है अगले मंथ में उसके लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। जिन भी लोगों में मैथ्स की क्वेश्चंस आएंगे 4 5 10 जो भी आएंगे, या किसी में 100 प्रश्न भी आ रहे हैं, तो वो बच्चे भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि वनडे का ही मैथ्स वहाँ भी पूछा जा रहा है जो एस टेट का एग्ज़ाम हो रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आप चीज़ों को समझ पाए होंगे, और जितने भी नए बच्चे हों चैनल को और सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि सभी वीडियो सभी इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। आइए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।